प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को समायोजनाओं के बारे में बताया था। आज उस समायोजनाओं के माध्यम से एक सवाल या उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको किया जाता है, समायोजनाओं को किस प्रकार शामिल करके हम अंतिम खाते तैयार करते हैं। तो उस प्रकार जो है हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे एक सवाल के माध्यम से हम अंतिम खातों में समायोजनाओं को शामिल करते हैं। निम्नलिखित तलपट की सहायता से 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार करें। अब आपके सामने तलपट है। तलपट में दिया गया है पूंजी। पूंजी जो है आपकी, यह आपको क्या दिखाता है, पूंजी जो आपकी है लायबिलिटीज होती है और इसे हम आर्थिक चिट्ठे के दायित्व साइड में दिखाते हैं। ये भगवत से ऋण, यानी भगवत कोई व्यक्ति है, उससे हमने लोन लिया है, वो भी हमें चुकाना है, वो भी हमारा दायित्व है। तो ये भी हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा, दोनों लायबिलिटीज में दिखाए जाएंगे। देनदार तथा लेनदार। देनदार आपका एसिस्ट है जो हमें दूसरों से मिलता है, तो वो हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, संपत्ति में दिखाना है। संपत्ति जहाँ भी हम देखते हैं इसे सवाल करते समय सुविधा के लिए, जो हमारे लायबिलिटीज है उसके सामने एल, जो हमारे एसिस्ट है उसके सामने ए, जो पीएल में जाएंगे पी और जो ट्रेडिंग में जाएंगे टी लिख देंगे, ताकि आसानी से हम सवाल करने में कम टाइम में आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेनदार हमारे हैं। देनदार हमारा 1,25,000 है, पहले लेनदार है, तो देनदार हम डेबिट में दिख रहे हैं, और लेनदार है 27,000 का, इसे हम लायबिलिटीज में दिखाएंगे। अगला भूमि एवं भवन। ये हमारी संपत्ति है, क्योंकि भूमि भवन जो है वो हम लॉन्ग टाइम तक इसका लाभ लेते हैं, तो इसे हम एसिस्ट साइड में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति में दिखाएंगे। विविध आय जो हमारी इनकम होती है वो लाभ हानि खाते में जाती है, क्योंकि क्रेडिट में है तो उसे हम पीएल के क्रेडिट साइड में, लाभ हानि और व्यापार खाते में जो चीज़ें डेबिट में होती है उसे डेबिट में, और जो क्रेडिट में होती है उसे क्रेडिट में दिखाया जाता है। तो विविध आय को हम पीएल में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। इसके बाद हम आगे वेतन तथा मजदूरी। वेतन तथा मजदूरी जो होता है वह हमारे लिए खर्चा होता है। अब खर्चे को हम पीएल में भी दिखाते हैं और व्यापार खाते में भी। जो प्रत्यक्ष खर्चा होता है वो हमारे व्यापार खाते में जाते हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चा होता है वो हमारे पीएल में जाते हैं, लाभ हानि खाते में। तो अब कैसे प्रत्यक्ष खर्चा से, जिसका माल से सीधा संबंध होता है वो प्रत्यक्ष खर्चा होता है, और जिसका माल से सीधा संबंध नहीं होता अप्रत्यक्ष खर्चा। तो यहाँ वेतन और मजदूरी दो हैं, दो खर्चे हैं। मजदूरी आपका प्रत्यक्ष खर्चा होता है और वेतन आपका अप्रत्यक्ष खर्चा होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इसे व्यापार खाते में रखें या हम लाभ हानि खाते में, या दोनों में आधा आधा बांट दें। तो प्रश्न ये उठता है, जो चीज़ पहले आता है वही मानते हैं। जैसे मजदूरी पहले है तो मजदूरी तो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, अगर वेतन पहले होता तो हम पीएल में दिखाते हैं। यहाँ मजदूरी और वेतन है तो इसे हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, अगर वेतन और मजदूरी होता तो पीएल में जाता। विविध व्यय। विविध व्यय जो होता है उस व्यय को हम पीएल के डेबिट में दिखा देंगे। किराया। किराया हमारा अप्रत्यक्ष खर्चा है। किराए को चाहे लाभ हो न हो, माल बिके न बिके, देना ही पड़ता है। ऐसे खर्चे हमारे अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, यह हम दिखाएंगे आपके पीएल के डेबिट में। बीमा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो हम करते हैं, इंश्योरेंस हमारे लिए अप्रत्यक्ष व्यय है, इसे भी पीएल के डेबिट में। प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया में जैसा कि पहले क्लास में बताया था, जो अंतिम तारीख में
अंतिम रहतिया होती है, अगले दिन सुबह वो प्रारंभिक रहतिया हो जाती है। यह व्यापार खाते से संबंधित होता है। जब तक इसे शामिल न किया जाए हमारा सही लाभ हानि का मूल्यांकन नहीं हो सकता, तो ये हमारे ट्रेडिंग में जाएगा। इसके बाद विक्रय पर गाड़ी भाड़ा। क्रय पर गाड़ी भाड़ा और विक्रय पर दोनों ही खर्चे होते हैं, मगर क्रय का गाड़ी भाड़ा हमारा प्रत्यक्ष व्यय होता है, ट्रेडिंग में जाता है, और विक्रय पर गाड़ी भाड़ा जो होता है वो हमारा अप्रत्यक्ष खर्च होता है, उसे हम पीएल में दिखाते हैं। तो ये हमारा पीएल में जाएगा और ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। ये जो है दोनों। रोकड़ हाथ में, जो रोकड़ हमारा हाथ में है वो हमारे लिए क्या होता है, रोकड़ हाथ में यह संपत्ति हमारी है, तो संपत्ति को हम एसिस्ट में दिखाते हैं, एसिस्ट में जाएगा। रोकड़ हाथ के बाद ईंधन एवं शक्ति। ईंधन एवं शक्ति का मतलब यह हमारा खर्चा है, फैक्ट्री से संबंधित होता है, यह हमारा प्रत्यक्ष खर्चा होता है, और प्रत्यक्ष खर्चे को हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं। क्रय एवं विक्रय। क्रय एवं विक्रय, क्रय और विक्रय दोनों हैं, तो क्रय डेबिट में है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा और ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। तो इस प्रकार जो है, जो हमारे पास विवरण दिया हुआ है, इन सभी विवरण को हमने बताया भी आपको कि कौन कहाँ जाने वाले हैं। तो इस प्रकार आगे क्रय विक्रय के बाद माल वापसी। माल वापसी का में क्रय वापसी और विक्रय वापसी दोनों ही होता है। अगर क्रेडिट में है तो वो क्रय वापसी होती है, और डेबिट में है तो विक्रय वापसी होती है। तो आपको हम जब लेंगे तो यह हमारा माल वापसी जो होता है उसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग में, और इसे भी लिखेंगे ट्रेडिंग। इसको हम विक्रय में से माइनस कर देंगे और इस 5000 को हम क्रय में से माइनस कर देंगे। ये टोटल हमारा हो गया तलपट का। ये टोटल कितना है, 8,15,000 डेबिट में और 8,15,000 क्रेडिट में, दोनों पक्षों का योग हमारा बराबर है। अब इसके बाद ये तो हमारा तलपट था। कुछ ऐसे हैं जो समायोजनाएं जिनके अंतिम खाते बनाते तब उनका कुछ लेन देन नहीं हुआ है। अब हम अंतिम खाते बनाते से पहले उन समायोजनाओं को इसमें शामिल करेंगे, फिर अंतिम खाते। वो समायोजनाएं कौन कौन से हैं? समायोजनाएं, ये समायोजना में देखिए, सबसे पहले अंतिम रहतिया का मूल्य 1 लाख रुपया। यह अंतिम रहतिया हमारा दो जगह जाएगा। पहला तो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा हमारा जाएगा एसिस्ट में, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है अंतिम रहतिया को व्यापार खाते के क्रेडिट में दिखाया जाता है, और उसमें से जो है क्या कहते हैं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसे दिखाया जाता है। दूसरा है 500 रुपये का माल विज्ञापन हेतु नमूने के रूप में वितरित किया गया। तो 500 का माल जब हम विज्ञापन के रूप में, नमूने के रूप में वितरित किए हैं, तो इस 500 के माल को हम परचेज से माइनस करेंगे, ट्रेडिंग में माइनस करेंगे परचेज से, तथा हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग के बाद इन नमूने के रूप में गया है, ये हमारे लिए घाटा है, तो पीएल के डेबिट में डालेंगे। अगला 5,000 का उधार क्रय और 10,000 का उधार विक्रय का लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ है। तो जो 5,000 का उधार क्रय है इसे परचेज में, ट्रेडिंग में परचेज में प्लस करेंगे, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर में प्लस कर देंगे। उसी प्रकार ये 10,000 का उधार विक्रय का लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ है, तो उधार विक्रय हुआ है, तो इस विक्रय को हम सेल्स में प्लस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और एसिस्ट में डेब्टर में प्लस कर देंगे 10,000 रुपये। अब आता है 20,000 का लागत मूल्य का माल 25,000 रुपये में विक्रय एवं वापसी के शर्त पर बेचा गया। अर्थात ये 20,000 के लागत मूल्य का माल 25,000 रुपये के विक्रय और वापसी के शर्त पर बेचा गया है। इसका मतलब हुआ कि जो 20,000 का माल था उसे बेचा गया है 5,000 रुपये लाभ में, विक्रय और वापसी पर। जब तक माल विक्रय और वापसी के शर्त पर बेचा जाता है, जब तक उसको कोई सूचना न मिले तो उसे वापसी ही माना जाता है, बिक्री नहीं माना जाता। तो ऐसे केस में इसको ये 25,000 रुपये को सेल्स में से माइनस करेंगे और डेब्टर
में से माइनस करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में और ये एसिस्ट में 25,000 रुपये। इस 25,000 रुपये को सेल्स और डेब्टर दोनों में से माइनस करेंगे, जबकि ये 20,000 रुपये जो है इसे, इस 20,000 रुपये को ट्रेडिंग और एसिस्ट में क्लोजिंग स्टॉक में से, क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक से सिर्फ 20,000, क्योंकि लागत उसकी 20,000 रुपये है, उसमें माइनस करेंगे, और इसको जो है सेल्स में से और डेब्टर में से 25,000 रुपये को माइनस करेंगे। इस संबंध में ग्राहक से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो यह मान लिया जाता है कि वापसी की ही वो है। नेक्स्ट, 4,000 का माल अग्नि द्वारा नष्ट हुआ और बीमा कंपनी से 2,2500 रुपये का दावा स्वीकार हुआ। तो 4,000 का जो नुकसान हुआ है, तो इस 4,000 को सबसे पहले परचेज, ट्रेडिंग के परचेज में से माइनस करेंगे, और इस 4,000 को पीएल के डेबिट में दिखा सकते हैं। पीएल के डेबिट में उस 4,000 में से 2,500 रुपये का दावा स्वीकार हो गया है। इस 2,500 को पीएल के क्रेडिट में दिखाते हैं, दावा स्वीकार हुआ। तो ये 4,000 रुपया तो परचेज अकाउंट में डेबिट में घटा देंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में घटा देंगे, तथा पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। और ये 2,500 रुपया जो बीमा कंपनी से मिला है, या तो 2,500 को 4,000 में से माइनस कर दीजिए और उसके पश्चात 1,500 डेबिट में दिखाइए, या 2,500 रुपया पीएल के क्रेडिट साइड में और एसिस्ट में दिखा दिया जाए। दोनों ही सही है, या तो 2,500 वहां दिखा दिया जाए और वहां पर जो है सिर्फ 4,000 दिखा दिया जाए, नहीं तो उसे माइनस करके 1,500 दिखाया जाए और पीएल के क्रेडिट में कुछ भी ना दिखाया जाए। दोनों ही बातें एकदम सही होती हैं। 200 रुपये का माल दान में दिया गया, जो दान में दिया गया माल है वह आपका परचेज कम हो जाता है, तो इस परचेज में से 200 माइनस कर देंगे और पीएल के डेबिट में दिखा देंगे। इसके बाद देनदारों में मोहन से प्राप्त 200 तथा लेनदारों में मोहन को दे 200 शामिल है। अर्थात मोहन एक ऐसा व्यक्ति है जिससे 200 मिलना भी है और 200 रुपया उसे देना भी है। तो ऐसे केस में तो यह हम क्या करते हैं, जब अंतिम चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, अंतिम खाते का आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, तो लायबिलिटीज के क्रेडिटर से और एसिस्ट के डेटर से, दोनों साइडों से, क्रेडिटर से 200 माइनस कर देंगे और डेबिटर से भी 200 माइनस कर देंगे। यानी ये लायबिलिटीज और एसिस्ट में ही इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। व्यापार और लाभ हानि खाते में कोई इसका समायोजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपको समायोजनाओं के बारे में बता दिया गया। इसको शामिल करते हुए हम कैसे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, जब भी हम सवाल करेंगे उसको सही जगह पर इन समायोजनाओं को वहां पर हम शामिल कर लेंगे। जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, यह फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर हमारा ए होता है डेबिट साइड और ए होता है क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12 2017 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो व्यापार और लाभ हानि खाता एक साथ बनाया जाता है। 4 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर यानी विवरण, अमाउंट रकम, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, उधर डेबिट इधर क्रेडिट। अब यहां पर जो माल को बिकने से पूर्व जितने भी खर्चे होते हैं वो व्यापार के डेबिट में जाते हैं और आमदनी जो होती है उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम जब लेते हैं प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया के बारे में बता चुके हैं हम कि अंतिम जो वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वो अंतिम रहतिया होता है और अगले साल वही आखिर प्रारंभिक रहतिया। तो क्वेश्चन में शुरू में ही ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,89,800। तो 1,89,800 हमारा जो था ओपनिंग स्टॉक का यहां शामिल है।
उसके बाद परचेज, हमने माल कितने का खरीदा, जो बेचने के लिए माल खरीदा वो कितने का था। तो वह दिया हुआ क्वेश्चन में है क्रय एवं विक्रय एक साथ दिया हुआ था। तो क्रय था 2,59,000 और विक्रय है 3 लाख। तो 2,59,500 जो हमारा क्रय है उसे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। उसके पश्चात हम वापसी, माल वापसी दिया हुआ था तो डेबिट में भी दिया था क्रेडिट में, तो क्रय वापसी क्रेडिट साइड में थी और विक्रय वापसी डेबिट साइड में। तो क्रय वापसी आपका 5,000 रुपए का था, तो परचेज रिटर्न को हम उसमें से माइनस कर देंगे 5,000। तो अब हमारे पास जो माल बचा वो बचा कितने का, 2,54,500। यह बिकने के लिए तैयार है। जो माल खरीदा था उसमें जो वापस हो गया उसे माइनस कर दिया। अब 2,54,500 में से एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन के लिए या नमूने के लिए हमने माल दे दिया था, तो माल दिया था तो उसे क्रय में से घटा देंगे। वह माल हमने जो दिया था वो था कितने का, 500 रुपए का माल दिया था। तो 2,54,500 का जो माल बचा था उसमें से 500 का माल हमने दे दिया। अब कुल माल जो बचा हमारा 2,54,000 का माल बचा हुआ है जिसे हम बेचने को तैयार हैं। अब क्वेश्चन के नीचे समझना में और भी कह रहा था कि एक माल जो है उधार खरीदा गया था, जो रिकॉर्ड ही नहीं है, उधार खरीदा गया था। तो माल तुम्हारे पास आ गया, कहीं एंट्री नहीं हुई है तो उसे एंट्री कर देते हैं, उसे जोड़ लेते हैं। तो वह हमारा नॉट रिकॉर्डेड माल जो है कितने का है, 5,000 का। 5,000 का माल जो हमारे पास आया है उस माल को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के पश्चात अब हमारे पास कुल बिकने वाला माल हो गया 2,59,000। 2,59,000 का माल अब बिकने को तैयार है। उस 2,59,000 के माल में आग से कुछ नुकसान हो गया है, कुछ माल हमारा आग से नष्ट हो गया है। वह माल जो था वो कितने का था, 4,000 का। ये 4,000 का माल बिकने से पहले ही गोदाम में आग से जल गया। अब हमारे पास फ्रेश माल जो बिकने के लिए है 2,55,000। 2,55,000 के माल में हमने दान में 200 का और माल दे दिया। अब हमारे पास जो माल आया, अब आया कितना है, जो शुद्ध माल बेचने को है 2,54,800। यह माल हमारे बेचने के लिए तैयार है। तो ओपनिंग स्टॉक 1,89,800 है और 2,54,800 हमारे पास माल बिकने के तैयार है। उसके बाद वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी से मतलब होता है मजदूरी और वेतन। तो इसमें वेजेज पहले है इसलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया गया है, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं। तो यह वेजेज एंड सैलरी आपका 5,300 है। और भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो भी इसी में शामिल होंगे, जैसे फ्लाइट एंड परचेज, यानी फ्लाइट ऑन परचेज का मतलब क्रय पर भाड़ा। क्रय का जो भी खर्चा होता है, कार्यालय का खर्चा, कारखाने का खर्चा तथा जो खरीदे हुए माल का खर्चा, सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो फ्लाइट ऑन परचेज, ये परचेज का जो हमारा जो है आया है वह इसी में शामिल करेंगे 6500 रुपये। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का मतलब ये भी कारखाने से संबंधित शक्ति और ईंधन, ये जो खर्चा होता है वो माल के निर्माण में लगता है, तो उसे भी हम इसमें डालेंगे। ये हमारा हो जाएगा आपका 10,500। आमदनी क्या हुई, आमदनी को जब हम देखते हैं तो आमदनी के अक्ष में आएंगे। आमदनी में हमारे पास सबसे पहले माल बिका 3 लाख का। 3 लाख के बिके हुए माल में 10,000 का माल वापस आ गया। अब हमारे पास बचा कितना, 2,90,000 का माल बिका हुआ है। 2,90,000 के माल बिकने के बाद एक उधार बिक्री थी जो कहीं रिकॉर्ड नहीं था, वो कितने का था, 10,000 का। तो ये यहां हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास कुल माल कितने का बिका, 3 लाख का। 3 लाख के माल बिकने के बाद एक समायोजन कहा गया था कि एक विक्रय और वापसी के शर्त पर 20,000 के लागत का माल था, उसे 30,000 में बेचा गया था। तो उसे भी जब तक उससे कोई सूचना न आए तो वापसी ही मानते हैं और उसे हम विक्रय में से माइनस कर देते हैं। तो उसे हमने नॉन ऑन अप्रूवल बेसिस, तो अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है 25,000 का माल, तो उसे घटा दिया। तो अब कुल शुद्ध बिक्री हमारी जो है 2,75,000 रुपये जो है वो शुद्ध बिक्री है। अब हमारे पास अंतिम रहतिया जो है उसे दिखाते हैं। तो अंतिम रहतिया हमारे पास 1 लाख की है और अप्रूवल बेसिस पर जो माल बेचा गया है उसे यहां पर जोड़ लेंगे।
जो वहां पर घटाए हैं यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ते ही हो गया 1,20,000, क्योंकि यहाँ तो माल वापस आ गया मान लिया और यहाँ हमारे स्टॉक में उसे शामिल कर लिया। अब हमारे पास देखते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन सा ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट और डेबिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस। अब देखते हैं हमारे पास कुल कितना है, 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 16 और 8 24 और 5 29, 9 2 11 11 और 4 15 5 20 और 20 और 6 26, 2 8 2 10 5 15 1 16 1 1 2 2 4,66,000 का हमारा डेबिट बैलेंस यानी खर्चा है। आमदनी ये दोनों हैं 2,75 और 1,20, 3,95,000। तो हमें घाटा लगा क्योंकि इधर का कम है। तो घाटा कितने का लगा, 900 और 6 में से 1, 16 में से 7, 71,900 का नुकसान हुआ बाय ग्रॉस लॉस 71,900। और दोनों साइड का टोटल हमने 4,66,900 दिखा दिया। इसके बाद इसी से आगे अलग से हमें कोई पता नहीं, उसी के आगे हम बढ़ाते जाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो पीएल अकाउंट में हमारे पास जो आता है वहां पर सबसे पहले अगर प्रॉफिट होता है तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट और नुकसान होता है तो बाय ग्रॉस लॉस। इस क्वेश्चन में हमें नुकसान हुआ है 71,900 का, वो हमने दिखा दिया। वहां से ले आएंगे बाय ग्रॉस लॉस अकाउंट बीडी, यानी वहां से सीडी से ये बीडी हो जाता है। उसके बाद जो खर्चे हैं उन खर्चों को हम देखते हैं, अगर समायोजना है तो उसे प्लस माइनस करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखते जाते। सेंड्री एक्सपेंसेज, सेंड्री एक्सपेंसेज आपका 4700, रेंट किराया आपका 3000, इंश्योरेंस 200, फॉरेन ऑन सेल फ्राइड ऑन सेल्स जो विक्रय पर भाड़ा दिया गया था वह क्रय का भाड़ा ट्रेडिंग में और विक्रय का भाड़ा जो है यहां पर शामिल कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, ये जो एडवर्टाइजमेंट आपका माल में दिया गया था, विज्ञापन या जो है आपका सिंपल में माल दिया गया था 500 रुपया, उसे शामिल किया है। और माल में जो है दान में दिया गया था माल 200, वह शामिल हो गया जो क्रय में से घटाया गया था। उसके बाद यहां पर विविध इनकम है, ये आपका आ गया 3000। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर में आपका है कुल 4000, कुल 4000 का लॉस बाय फायर है। उसमें से माइनस इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 2500, ये हो गया 1500 बाहर। अगर आप चाहते तो 4000 यहां और 2500 इधर भी दिखा देते। अब दोनों पक्षों का हम देखेंगे टोटल, जिधर कम होगा, अगर उधर का ज्यादा है तो नुकसान और इधर का ज्यादा है तो फायदा। तो अब इसके आधार पर जो हम देखते हैं तो यहां पर टोटल करते हैं 900, 7 9 16, 16 और 2 18, 5 23, 23 और 2 25, 5 30, 3 1 4 4 8 3 11 3 14 1 15, 1 8 1 9 को 5 हासिल 1 7 1 8 1 9 9 95,000, 95,000 टोटल। अब इस 95,000 में से हम लेंगे 95,000 में से 3,000 को माइनस कर दिया, कितना हो गया 92,000। ये 92,000 हमारा जो है ये आपका नेट लॉस जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यह आपका 92,000। अब इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इसका शीर्षक होता है बैलेंस शीट एट ऑन 31 मार्च 2017। अब यहां पर हम लेके जब चलते हैं
4 कॉलम यहाँ होते हैं, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, 2/2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यानी दायित्व रकम, संपत्ति रकम। अब जहां हमने क्वेश्चन में एल लिखा था वो सब लायबिलिटीज में और ए लिखा था वो सब एसेट में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल आपका वहां दिया था 4,50,000। उस 4,50,000 में से हमने माइनस कर दिया जो हमारा है नुकसान जो हुआ है। तो हमारा नुकसान जो हुआ, नेट लॉस आया था पीएल अकाउंट में 92,000। उस 92,000 को माइनस किया। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता तो प्लस करते, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे 3,58,000 की कैपिटल हुई। लोन फ्रॉम भागवत से जो लोन लिया था 30,000। क्रेडिटर हमारे पास है 27,000 का। उस 27,000 में कुछ उधार खरीदा गया, रिकॉर्ड नहीं था, तो उस रिकॉर्ड वाले को हम जोड़ लेंगे। नॉट रिकॉर्डेड 5,000 रुपया जोड़ लिया। अब हमारे पास हो गया 32,000। उस 32,000 में से जो मैनुअल डेब्ट्स दोनों साइडों में थे, मोहन एक ऐसा था जो 2,000 का डेब्टर्स भी था, 2,000 का क्रेडिटर्स भी, तो 200 रुपया उसका जो हम माइनस कर देंगे 31,800। ये हमारा लायबिलिटीज हो गया। अब हम आते हैं एसेट में। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है 1,82,000 का। इंश्योरेंस जो कंपनी ने क्लेम किया, समायोजना में दिया था कि बीमा 4,000 का माल जल गया था और 2,500 का बीमा कंपनी ने दिया, तो 2,500 आपकी संपत्ति थी, उसे यहां दिखा दिया गया 2,500। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 1,00,000 था। अब 20,000 जो है वापसी बेस पर था, ऑन बेस ऑफ अप्रूवल बेस पर था। उस बेस को हम 20,000 को हम क्या करेंगे, प्लस कर दिए। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का है। कैश इन हैंड आपका 5,500। डेप्टर आपके पास है कुल 1,25,000। 1,25,000 में से 10,000 का एक ऐसा है जो हमारे पास रिकॉर्ड ने उधार बेचा गया था, तो उधार बेचा गया था उसे हम जोड़ लेंगे। तो अब हमारे पास बिक्री कितने की हो गई, 1,35,000 के। डेटर्स 1,35,000 के हो गए। उसमें से 25,000 का उधार बिक्री ऐसा था जो वापसी के शर्त पर था, अर्थात उसको अप्रूवल बेसिस पर था, उसे हम माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद अब हमारे पास आएगा 1,10,000। 1,10,000 उसमें से 200 माइनस करेंगे, जो मोहन हमारा डेब्टर भी था और क्रेडिटर भी था, उस 200 को माइनस कर देंगे 1,09,800। अब दोनों साइड का टोटल मिलाएंगे 4,19,800 और 4,19,800। इस प्रकार डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारा बराबर हो जाता है और इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इसमें दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बच्चों, अब आपको इस प्रकार बताया गया कि किस तरह हम समायोजनाओं के साथ अंतिम खाते तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग अपने बुक से 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिएगा। धन्यवाद।